हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पुलिस या फिर एसएससी के कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो गाइस, इस वीडियो को आपको अब पूरा देखना है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अगर आप हमारे इस वीडियोस को देखते हैं तो 80 से 90% तक हमारे ही पढ़े हुए नोट से आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी 1320 ईस्वी में। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था वो था गाजी मलिक, या तुगलक गाजी भी इसको कहा करते थे। तो एग्ज़ाम में कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है कि गाजी मलिक किसका नाम था या तुगलक गाजी किसको कहा जाता था। तो आपको एग्ज़ाम में टिक कर देना है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी और इसका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक और तुगलक गाजी। इसने 29 बार मंगोलिया के आक्रमण को विफल किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, कभी कभी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कि 29 बार किसने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया, या फिर इस तरह से पूछ लेता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कितनी बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। तो आपको याद रखना है 29 बार, 29 टाइम्स उसने मंगोलिया का आक्रमण को विफल किया था। यह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने कुओं और नहरों का निर्माण कृषि और सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए किया था। ठीक है, तो ये भी आपको फैक्ट याद करना है। एग्जाम में पूछ लेता है कि कुओं का निर्माण किसने किया था या सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किसने किया था, तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अफगानपुर में इसके लकड़ी के महल में दबकर मृत्यु हो जाती है। ये गयासुद्दीन तुगलक जो था बंगाल अभियान से लौटकर आ रहा था, वहाँ पर विद्रोह हुआ था। विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल गया था, लेकिन वहाँ से जब लौटकर आ रहा था तो इसके स्वागत में अफगानपुर में जो इसका पुत्र था जौना खान ने लकड़ी के महल को अफगानपुर में बनवाया था, दिल्ली के निकट, जहाँ लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सत्ता हासिल करने के लिए इसके पुत्र जौना खान ने ही उस लकड़ी के महल को ऐसा बनाया था कि वो लकड़ी के महल भर भरा कर गिर जाए और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की दबकर मृत्यु हो जाए। सो वो अलग का पॉइंट है, लेकिन हमको इतना याद रखना है कि उस लकड़ी के महल को जौना खान ने बनवाया था और उस लकड़ी के महल में दबकर ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, दिल्ली अभी बहुत दूर है। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। क्या कहा था? दिल्ली अभी बहुत दूर है। और किसके लिए कहा था? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछ लेता है किसने कहा था, क्या कहा था, ये किसके लिए किया था। तो ये आपको ये भी याद रख लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था, इसका जो मूल नाम था जौना खां था। जौना खां, या फिर कहीं की पुस्तकों में हमको जूना खां भी देखने को मिलता है। ये सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम सवाल बन सकता है कि सर्वाधिक योग्य, शिक्षित या विद्वान शासक कौन था, सुल्तान कौन था। तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको रक्त पिपासु या पागल शासक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो हम आगे देखेंगे। इसने दोआब के क्षेत्रों में कर वृद्धि कर दी थी। जो दोआब के क्षेत्र, दोआब का क्षेत्र वो होता है जो दो नदियों के बीच का स्थान जो होता है उसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। मानना था कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र जो होगा वो कृषि भूमि के लिए काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होगा, तो वहाँ से हमको ज़्यादा लगान वसूलनी चाहिए, वहाँ से हम ज़्यादा टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर उसने क्या किया, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करके 1/2 कर दिया था। जबकि खिलजी शासन में क्या देखते हैं, वो सारे के सारे राज्य में कर वृद्धि 1/2 कर देता है, लेकिन ये सिर्फ दोआब क्षेत्र में ही कर वृद्धि 1/2 करता है। बाकी सारे क्षेत्रों में कर वृद्धि से कितने रहता है, 1/3 ही इसका टैक्स रहता है, लेकिन सिर्फ दोआब के क्षेत्र में 1/2 कर देता है। लेकिन इसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में इसने कर वृद्धि की थी वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, तो इसका ये प्लान भी विफल हो जाता है। कृषि के विकास के लिए इसने दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था, कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम रखा था दीवान ए कोही।
फिर इसने राजधानी परिवर्तन का विचार लाया दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी इसने अपनी राजधानी को बदलना चाहा। दिल्ली से देवगिरी अकेला नहीं गया, अपनी पूरी प्रजा को लेकर दिल्ली से देवगिरी आ गया था। और देवगिरी इसने नगर बसाया और उसका नाम इसने रखा दौलताबाद। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक केंद्र में आना चाहता था, जहां केंद्र से पूरे भारत में शासन व्यवस्था अच्छे से स्थापित हो सके। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि इसने राजधानी परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि जो अमीर थे, जो इसके विरुद्ध थे, वो लेटर में लिख कर भद्दी गालियां इसको भेजा करते थे। तो इससे परेशान होकर इसने दिल्ली छोड़ दिया और देवगिरी की ओर आ गया। खैर वो अलग का पॉइंट है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि इसने राजधानी परिवर्तन क्यों किया, तो आपको आंसर लगाना है केंद्र में आकर व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इसने राजधानी परिवर्तित की थी। लेकिन इसका ये भी प्लान विफल हो जाता है। बाद में इसको फिर से आना पड़ता है, देवगिरी से वापस दिल्ली आ जाता है। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया था। सांकेतिक मुद्रा वो मुद्रा होती है जो अपने मूल्य से ज़्यादा के मूल्य की होती है। जैसे कि आप कागज़ का नोट देखते हो, उस पर लिखा होता है 100 रुपये, लेकिन अगर आप उसको बाज़ारों में बेचने जाओगे तो वो 1 रुपये में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। लेकिन उसके बदले आप कोई 100 रुपये के मूल्य के बराबर वस्तु परचेस कर सकते हो, तो वो होती है सांकेतिक मुद्रा। इसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की थी। इसने कई सारे सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे। लेकिन इसके राज्य में जो प्रजा थी उन्होंने क्या किया, जैसे सोने और चांदी के सिक्के इसने जारी किए थे, हूबहू उसी के जैसे सोने और चांदी के सिक्के लोगों ने नकल बना दिया और डुप्लीकेट सिक्के मार्केट में उतर आए थे। ये बात जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चली कि मार्केट में डुप्लीकेट सिक्के आ गए हैं और ओरिजिनल सिक्के और डुप्लीकेट सिक्के में पहचान नहीं है, तो इसने क्या किया, उन सिक्कों को वापस ले लिया। इसने अध्यादेश जारी किया कि उन सिक्कों को, सोने चांदी सिक्कों को वापस ले लिया जाए। तो जितने सिक्के इसने इशू किए थे उससे ज़्यादा सिक्कों का ढेर इसके महल में लग गया था। तो इसने क्या किया, सिर्फ जो ओरिजिनल सिक्के थे उनके बदले में ही जनता को दूसरे सिक्के दिए गए, और जो नकली सिक्के थे उसके बदले में कुछ नहीं दिया गया, और वो नकली सिक्के एक जगह काफ़ी ढेर लगा रहा, पड़े सड़ गए। तो इसका ये प्लान भी विफल हो जाता है। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता का आगमन हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जाम में पूछ रहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन विदेशी यात्री भारत आया था, या फिर इस तरह से पूछ लेगा कि इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो आपको लगाना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। ठीक है, इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था। ठीक, 1333 कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। कौन आया था, इब्न बतूता आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल रहला। किताब उल रहला किसने लिखी थी, तो वो इब्न बतूता ने लिखी थी। और इस किताब में क्या था, इस किताब में उसने अपना पूरा यात्रा का वृत्तांत यानी कि यात्रा का विवरण लिखा है। जब ये भारत आया, दिल्ली आया, तो दिल्ली में क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। तो यहाँ से भी एग्जाम में सवाल बन जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता को। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके बाद आ जाते हैं 1351 ईस्वी में थट्टा के निकट मृत्यु हो जाती है। किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 1351 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी, थट्टा के निकट। बदायूनी एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था अंत में राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। किसने कहा था, बदायूं ने। किसके लिए कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। क्या कहा था, अंत में राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। राजमुंदरी के अभिलेखों में, जो राजमुंदरी साउथ में है, वहाँ के अभिलेखों में जौना खां या उलूग खां, इसका जो जौना खां नाम है, इसका उपनाम भी है उलूग खां, उसको दुनिया का खान कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, दुनिया का खान किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां को दुनिया का खान कहा जाता है। सो गाइस, ये हमारा टॉपिक आज का कवर हुआ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तुगलक वंश के आगे की जानकारी हम उस वीडियो में आपको देंगे।
तब तक के लिए आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।